कभी कभी अब जानते हैं, एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े घोटाले को सामने ला सकती है। तो आज हम एक ऐसे ही जज, एक रहस्यमयी आग और उस कानूनी दांव पेच की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधा चलते उस दिन पर जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। तारीख थी 15 मार्च 2025 और जगह थी नई दिल्ली। एक हाई कोर्ट जज के सरकारी आवास में आग लग जाती है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक मामूली हादसा लग सकता है ना? लेकिन बहुत जल्द यही आग एक नेशनल स्कैंडल की वजह बन गई। जब फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने के लिए स्टोर रूम में घुसे, तो जो उन्होंने देखा उससे सबके होश उड़ गए। आखिर वहां ऐसा क्या था? स्टोर रूम के अंदर जले और अधजले नोटों के ढेर लगे हुए थे। जमीन पर 500-500 के नोट बिखरे पड़े थे। और तो और ऐसे सबूत भी मिले कि स्टाफ ने कुछ कैश को वहां से हटाने की भी कोशिश की थी। बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने देश की पूरी न्यायपालिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर इस पूरी कहानी के सेंटर में है कौन? चलिए जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में। जस्टिस वर्मा का करियर देखें तो 2014 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बने, फिर 2016 में परमानेंट हो गए और 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ। और हाँ, उनकी सारी नियुक्तियां कॉलेजियम सिस्टम से हुई थीं। ये वही सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सीनियर जज ही नए जजों को चुनते हैं, मतलब न्यायपालिका की आज़ादी बरकरार रखने के लिए। इस मामले का पूरा टाइमलाइन देखें तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ीं। मार्च 2025 में आग लगी, कैश मिला, फिर मई तक न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई। अगस्त में उनके खिलाफ महाभियोग यानी इम्पीचमेंट मोशन भी आ गया। और फिर अप्रैल 2026 में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने पूरे प्रोसेस पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की शुरुआती जांच खुद न्यायपालिका नहीं की। सोचिए, जज ही अपने एक साथी जज की जांच कर रहे थे। इससे अकाउंटेबिलिटी और चेक्स एंड बैलेंसेस को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए। 3 जजों की इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो लिखा वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ साफ कहा कि स्टोर रूम जज के सीधे कंट्रोल में था। उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग इन्फरेंशियल एविडेंस यानी मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। और कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि जस्टिस वर्मा ने न्यायिक मूल्यों को नहीं बनाए रखा। सीधे शब्दों में उन्होंने वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश कर दी। जुडिशियल कमेटी की सिफारिश के बाद अब गेंद आ गई पार्लियामेंट के पाले में। तो अब समझते हैं कि हमारे संविधान में एक सीनियर जज को हटाने का आखिर प्रोसेस क्या है। देखिए, किसी भी जज को हटाने का प्रोसेस, जिसे इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं, आसान बिल्कुल नहीं है। पहले तो कई सांसदों के साइन किया हुआ एक प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखा जाता है। फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करती है और आखिर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी से इस प्रस्ताव को पास करवाना पड़ता है। बहुत बहुत मुश्किल प्रोसेस है ये। पर यहाँ एक सवाल उठता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी जस्टिस वर्मा पर तुरंत कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब मिलता है 1991 के वीरास्वामी केस में। ये फैसला एक तरह से जजों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। इसके मुताबिक किसी भी सिटिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेना जरूरी है। तो अब महाभियोग की तलवार लटक रही थी, प्रोसेस आगे बढ़ रहा था और लग रहा था कि शायद इस बार जवाबदेही तय होगी। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके लिए सिस्टम शायद तैयार ही नहीं था। हुआ ये कि 9 अप्रैल 2026 को संसदीय कमेटी के सामने पेश होने से ठीक पहले जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। ही रिजाइंड। और बस उनके रेजिग्नेशन देते ही पूरी महाभियोग की कार्यवाही इनफ्रक्चुअस हो गई। इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो जज ही नहीं रहे, तो उन्हें पद से हटाने का कोई मतलब ही नहीं बचा। खेल वहीं खत्म। अपने इस्तीफे में जस्टिस वर्मा ने लिखा कि इस संस्था की सेवा करना एक सम्मान की बात रही है। साथ ही गहरी पीड़ा यानी डीप एंग्विश का भी जिक्र किया। अब इस फॉर्मल भाषा और पूरे मामले की गंभीरता के बीच का जो कंट्रास्ट है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो इस इस्तीफे का फाइनल नतीजा क्या निकला? इतने संगीन आरोपों के बाद भी जस्टिस वर्मा को आज भी सालाना लगभग 13 से 15 लाख रुपए की पेंशन मिलती है और रिटायरमेंट के बाकी सारे बेनिफिट्स भी। अगर महाभियोग से हटाए जाते तो ये सब कुछ उनके हाथ से चला जाता। ये पूरा एपिसोड एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे देश में एक ही तरह के आरोप के लिए 2 अलग अलग सिस्टम काम करते हैं? चलिए एक तुलना करके देखते हैं। तो देखिए,
ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। अगर किसी आम आदमी या सरकारी कर्मचारी के पास से बिना हिसाब के जले हुए नोट मिलते तो क्या होता? तुरंत एफआईआर, गिरफ्तारी, नौकरी से सस्पेंशन, फिर पुलिस, सीबीआई, ईडी की जांच होती, प्रॉपर्टी जब्त हो जाती, और अगर दोषी साबित हो गए तो जेल और पेंशन भी खत्म। वहीं दूसरी तरफ एक हाईकोर्ट जज के मामले में क्या हुआ? पहले इन हाउस जांच हुई, उन्हें सैलरी मिलती रही, और आखिर में वो फुल पेंशन और बेनिफिट्स के साथ आराम से रिजाइन करके निकल गए। फर्क साफ है। तो आखिर में सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही बचता है कि जब वो सिस्टम जिसे जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाया गया है, वही सिस्टम अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही से भी बचाने लगे, तो फिर इन रक्षकों की रक्षा कौन करेगा? हु गार्ड्स द गार्डियंस? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बहुत जरूरी है।